ये बनी ठनी पढ़ा था, किस शैली का चित्र है? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ किस शैली के अंतर्गत आता है? मेवाड़। मारवाड़। मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़ शैली किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आता है। देखो मारवाड़ शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली आती है। अभी हाल ही में एक DSSSB का एग्जाम हुआ था, DSSB मतलब दिल्ली शिक्षण संस्थान का एग्जाम हुआ था, जिसमें टीचर्स की एग्जाम हुई थी। उसमें ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन बड़ी ठंडी के लिए ये आया था कि मारवाड़ की कौन सी उपशैली विश्व प्रसिद्ध है? मारवाड़ की कौन सी उपशैली विश्व प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन में सही आएगा किशनगढ़ शैली। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो ये आया था कि बड़ी ठनी चित्र राजस्थान की किस शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है? उसमें किशनगढ़ का नाम ही नहीं था, तो उसमें क्या आंसर आया था? मारवाड़ शैली। दो क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड और वो कंफ्यूज करने वाले थे, क्योंकि उसमें किशनगढ़ शैली का नाम ही नहीं था। और जब अगर किशनगढ़ शैली का नाम ही नहीं था तो सब कंफ्यूज हो गए कि किशनगढ़ शैली का नाम तो है नहीं, फिर कौन सी शैली का है ये चित्र? तो वो आ जाएगा मारवाड़ शैली का। याद रखेंगे कंफ्यूज कैसे होता है कि मेवाड़ मारवाड़ में कंफ्यूज हो जाता है कि मेवाड़ में है कि मारवाड़ में है। अगर किशनगढ़ शैली आता है तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि भाई यहाँ किशनगढ़ शैली का ये, क्योंकि आपने पढ़ा है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि ये मारवाड़ या मेवाड़ में से किसका है। इसलिए ये खास तौर पर ध्यान रखेंगे, मारवाड़ शैली का चित्र है, किशनगढ़ उपशैली है इसकी। मारवाड़ शैली का चित्र है ये, लेकिन मारवाड़ की उपशैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली का चित्र है बनी ठनी, जिसको बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी धजी। ठीक है। और ये जो नागरीदास था, नागरीदास, उसकी दासी का या प्रेमिका का चित्र था। कौन सा? बनी ठनी। ये बात आप याद रखेंगे। सही है। इसके अलावा जो इसकी प्रमुख बात पढ़ी थी अपन ने, वो कि ये कहां सुरक्षित है। यह सुरक्षित कहां है? तो वो है अजमेर संग्रहालय। कहां? अजमेर संग्रहालय। इसकी एक प्रति जो है वो कहां सुरक्षित है? एक और प्रति बनी हुई है, वो कहां सुरक्षित है इस समय? पेरिस में। कहां? पेरिस में, अल्बर्ट म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। तो अपन ने बनी ठनी के बारे में एक बार मैं संक्षिप्त में आपको एक एक लाइन बता रहा हूं, क्या है क्या नहीं है। देखो किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की है, किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की उपशैली है, लेकिन जो किशनगढ़ शैली का चित्र है बनी ठनी, उसमें दोनों शैलियों को नामांकित रखा गया है, मारवाड़ भी है और मेवाड़ भी है। आप लोगों के ऑप्शन के आधार पर करेंगे, अगर ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो अगर लिखित संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप किशनगढ़ शैली और मारवाड़ शैली दोनों लिख देंगे, या किशनगढ़ भी लिख देंगे तो भी एक्यूरेट सही होगा। ठीक है। मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा ये चित्र बनाया गया था। बनी ठनी चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा। एरिक डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा था। एरिक डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा था। बनी ठनी सावंत सिंह की दासी या प्रेमिका थी, ये याद रखेंगे। इसके बाद बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी धजी। इसके अलावा बनी ठनी स्वयं एक कवियत्री और एक गायिका थी। कवियत्री और गायिका थी खुद। कौन? स्वयं बनी ठनी। ठीक है। यह स्वयं रसिक बिहारी के नाम से कविताएं लिखती थी। यह स्वयं जो दासी थी सावंत सिंह की, नागरीदास की, ये खुद क्या करते थे? ये खुद भी रसिक जो था बिहारी, उसके नाम से कविताएं लिखते थे। इसका निर्माण 1755 से 1757 के मध्य किया गया था। 1755 से 1757 के मध्य इसका निर्माण हुआ था और वर्तमान में यह चित्र अजमेर संग्रहालय में है। इसकी एक प्रति पेरिस संग्रहालय में भी सुरक्षित है। इसके अलावा 5 मई 1973 को भारत सरकार के डाक विभाग ने इस बनी ठनी चित्र पर एक डाक टिकट जारी किया था, जिस टिकट पे बनी ठनी का चित्र आता था, बना हुआ था। ठीक है। ये बात अपन ने इसके बारे में पढ़ी थी, यही इसकी प्रमुख बात थी। इसके अलावा इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। तो विशेषताओं में देखो, एक बात करें अपन विशेषताओं में, एक तो है कि लज्जा युक्त बनाया गया है। लज्जा युक्त अर्थात शर्मिली, मतलब हसमुख और शर्मिंदगी महसूस करते हुए, शर्मिली, लज्जा युक्त, नारी लज्जा युक्त बनाई गई है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा मधुर मुस्कान, मतलब मधुर मुस्कान, हल्की सी मुस्कान दिखाई गई है चेहरे पे चित्र में, और तीखे नाक, बिल्कुल नुकीली नाक बनाई गई है इसकी, और
कमल नयन, कमल के जैसे नयन, कमल की जो पंखुड़ी होती है उसके जैसे नयन बनाए गए हैं। इसके अलावा सुंदर वस्त्र आभूषण है, वस्त्र और आभूषण बहुत इस चित्र में बहुत सुंदर बनाए गए हैं, ये आप याद रखें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है बनी ठनी चित्र में? बोलो। मारवाड़ साइड है, मारवाड़ साइड क्षेत्र में आज भी पति पत्नी की जो सुंदर जोड़ी होती है उसे ढोला मारू की संज्ञा दी जाती है। किसकी? ढोला मारू की। तो अपन नेक्स्ट चित्र पढ़ते हैं, ढोला मारू। ढोला मारू, देखो इस चित्र की पहले अपन कहानी देख लेते हैं, कहानी क्या है, इस चित्र की कहानी क्या है वो देख लेते हैं। इस चित्र में एक ढोला है, पुरुष, ढोला और मारू। मारू है जो अपनी पत्नी को, ढोला मारू को लेने के लिए इसके गांव जाता है और इसको लेकर ऊंट पर बिठाकर और लेकर आता है। बस इसी कहानी को चित्रित किया गया है इस चित्र में। और चित्रकार ने इतनी अच्छी तरीके से इस चित्र को चित्रित किया है कि इस चित्र में परिवर्तनशील आकृतियां दिखाई जाती है। कैसे परिवर्तनशील का मतलब कि कैसे वो ढोला अपनी मारू को लेकर आ रहा है और कैसे उन दोनों के प्रेम की गाथा को इस चित्र में दर्शाया है। लोगों को देखने पर पता चलता है कि वास्तव में दोनों में बहुत प्रेम है। इस प्रेम गाथा के रूप को ही ढोला मारू की संज्ञा दी गई है और इसे ही ढोला मारू कहा जाता है। यह चित्र है, चित्र को बनाया था किसने? नसीरुद्दीन ने बनाया था। और चित्र कौन सी शैली का है? मारवाड़ शैली का है, मारवाड़ शैली का। और वैसे भी आपसे पूछा जाए कि चित्र कौन सी शैली का है तो मारवाड़ या जोधपुर शैली। इसके भी कुछ मुख्य बातें अपन पढ़ लेते हैं आज। देखो चित्र है जो जोधपुर शैली का है, जोधपुर शैली का। जोधपुर कौन सी शैली में आती है? मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। ये अपन क्यों लिख रहे हैं मारवाड़ शैली? इसका तो सीधा से सटीक आंसर लिख सकते हैं अपन जोधपुर शैली। ये इसलिए लिख रहे हैं हर शैली में ही, हर चित्र में, जैसे अपन ने बनीठे में किशनगढ़ के आगे मारवाड़ लिखा था, ये ऐसा क्यों लिखा? ये इसलिए लिख रहे हैं कि आजकल जो शॉर्ट पेपर आ रहे हैं कुछ, तो शॉर्ट पेपर में क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे पिछली बार भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं। इसकी वजह से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वजह से इनमें क्या कंफ्यूज कर देते हैं, और जब क्वेश्चन देते हैं तो इसी हिसाब से देते हैं कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोधपुर का है कि मारवाड़ का है, समझ में ही नहीं आ रहा। ये क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ढोला मारू चित्र किस शैली से संबंधित है, आएगा मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। अब अपन सोचेंगे कि मेवाड़ का था कि मारवाड़ का था, अपन ने पढ़ाई नहीं, क्योंकि अपन ने तो डायरेक्ट जोधपुर शैली पढ़ी है, इसको तो देखा ही नहीं अपन ने। तो अगर जोधपुर शैली में ही ढोला मारू आ गया और ऑप्शन में जोधपुर शैली का नाम ही नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे? इसलिए अपन इन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं कि जोधपुर शैली का तो है ही है, लेकिन जोधपुर शैली किस में आती है? मारवाड़ में। कभी आपसे बाय द वे पूछा जाए ढोला मारू चित्र किस शैली का है और ऑप्शन में आपके पास मारवाड़ रहे, जोधपुर नहीं रहे, तो आप मारवाड़ शैली इसका सही आंसर करेंगे, एक्यूरेट सही होगा। तो क्या होगा? जोधपुर शैली का चित्र है, जोधपुर शैली का चित्र है ये। ठीक है, यहां किसी को कंफ्यूज, कोई समस्या बोल देना हो तो। देखो इस चित्र का निर्माण किसने किया था? नसीरुद्दीन ने इसका निर्माण किया था। ये नसीरुद्दीन ने इसको बनाया था। नसीरुद्दीन याद रखेंगे किसके द्वारा चित्रित है? ये तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित है। ठीक है, नसीरुद्दीन ने इसको चित्रित किया। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बड़ी ठनी को चित्र किसने चित्रित किया था? निसारुद्दीन। मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, शाबाश। बड़ी ठनी को चित्रित किया था मोरध्वज निहाल चंद ने। बड़ी ठनी का पूछा था मैंने, ढोला मारू का नहीं। और ढोला मारू का चित्र बनाया था नसीरुद्दीन ने। याद रखेंगे, कंफर्म, यहां पर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, इसमें राजकुमारी मारू या मरवन को चित्रित किया गया है।
इसमें जो राजकुमारी कौन है, मारू या मरवण को चित्रित किया है। मरवण को चित्रित किया है, ठीक है, मरवण को चित्रित किया है, याद रखेंगे। इसमें राजकुमारी मरवण को चित्रित किया गया है, जिसे मारू भी कहा जाता है। अपन चित्र के नाम से ही स्पष्ट कर लेंगे कि चित्र का नाम ही ढोला मारू है, तो ऑब्वियसली नाम किसका, मारू ही होगा उसका, जिसको मरवण कहा जाता था। चित्र में मारू को चित्रित किया गया है, याद रखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं होनी चाहिए। चित्र में ढोला मारू को, देखो चित्र में ढोला मारू को ऊंट पर चित्रित किया है। ऊंट पर बनाया है इसको, किस पे, ऊंट पर। चित्र में ढोला मारू किस पे बनाया गया है, ऊंट पे। ये ऑप्शन, ये 2018 का एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, उसमें पूछा गया था, शायद आरएस से संबंधित या बीएसटीसी से संबंधित से कुछ एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि ढोला मारू को किस पशु पर चित्रित किया गया था, घोड़ा, बैल, हाथी, ऊंट, और उसमें ज्यादातर लोग घोड़ा और हाथी करते थे। ठीक है, आप ध्यान रखें, ढोला मारू का चित्र ऊंट पर चित्रित किया गया है, ये भी आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। देखो, ढोला मारू को पुंगल से अपने राज्य नरवर, देखो पुंगल से नरवर, ये दोनों राज्य हैं। पुंगल की कौन थी, मारू, और नरवर का कौन था, ढोला। तो ढोला को, सॉरी, मारू को पुंगल से नरवर ला रहा था। कौन ला रहा है, ढोला। कहां से, पुंगल से नरवर ला रहा है, ठीक है, नरवर ला रहा है। कौन ला रहा है, ढोला। किसको, मारू को। देखो आगे, पृष्ठभूमि, जो उसकी पृष्ठभूमि बनी हुई है, पीछे का, चित्र के पीछे का जो अंकन किया गया है पृष्ठभूमि, उसको क्या किया गया है, पृष्ठभूमि को क्या किया गया है, बहुत, पृष्ठभूमि को बहुत हल्की बनाई गई है। पृष्ठभूमि को बहुत हल्का बनाया गया है। पृष्ठभूमि को हल्के रंग, धूसर रंग या मटमैले रंग, मटमैले कर लो आप, मटमैले रंग से बनाया है। मटमैले रंग से मतलब हल्का सा मटमैला सा रंग दिखा रखा है, ठीक है। और गर्म रंगों का प्रयोग ज्यादा किया है, उष्ण रंगों का, लाल, पीला, केसरिया, ऐसे रंगों का ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें से लाल रंग सर्वोपरि है। लाल रंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस क्षेत्र में हुआ है। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो आप इस ढोला मारू के चित्र में। तो आप लोगों से देखो, ढोला मारू चित्र है, ये जोधपुर शैली का है। मारवाड़ शैली में, मारवाड़ शैली की उपशैली है जोधपुर शैली, जिसका बना हुआ चित्र है ढोला मारू, ठीक है। ये नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था। नसीरुद्दीन जोधपुर शैली का प्रमुख कलाकार माना जाता है। इसके अलावा राजकुमारी मारू जो मरवण है, उसका चित्रित सुंदर चित्रण बनाया गया है, इसके अंदर सुंदर चित्रित किया गया है, जिसको नारी लज्जायुक्त बनाया गया है। और इसके अलावा चित्र में ढोला मारू को ऊंट पर चित्रित किया गया है। ढोला और मारू दोनों किस पर बिठाए गए हैं, ऊंट पर बिठाए चित्रित किए गए हैं। और पृष्ठभूमि बहुत अच्छे बनाई गई, इसमें धूसर रंगों से बनाई गई, मतलब हल्के रंगों से या मटमैले रंगों से बनाया गया है। मारू जो है, मारू को पुंगल से, पुंगल राज्य से लेकर और नरवर राज्य लेकर आ रहा है ढोला ऊंट पर बिठाकर। इसका परिदृश्य है जो वो चित्रित किया गया है। पृष्ठभूमि में मटमैले रंग प्रयोग किए गए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जो मारू का चित्रण किया गया है, बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, इसमें सबसे ज्यादा लाल रंग का प्रयोग किया गया है। मारू के चित्रण में सबसे ज्यादा किस रंग का प्रयोग किया गया है, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें कोई समस्या है तो बोलो। बनाने की बात यह है, इसको 16वीं सदी दे रखी है, 16वीं सदी दे रखी है इसकी बनाने की डेट, ठीक है। या बाई मिस्टेक बताना भूल गया मैं, 16वीं सदी दे रखी है, कोई इसकी डेट फिक्स नहीं दे रखी है। इसकी 16वीं सदी दे रखी है, मतलब 16वीं सदी का मतलब 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य बना होगा ये। 1699 बन सकता है, 1698 में, लेकिन 16वीं सदी में बना हुआ चित्र है, ये याद रखेंगे आप लोग। हाँ शाबाश, इसके अलावा बताओ, आगे देखते हैं। ये सारा कंप्लीट हो गया।
मैं मिटा रहा हूं इसको, अच्छे से देख लेना आप लोग, इसको अच्छे से याद कर लेना ढोला मारू को। देखो एक ढोला मारू चित्र एक और बनाया गया था, एक ढोला मारू चित्र और बनाया गया था, एक और चित्र बना हुआ है ढोला मारू। वो कहां बना हुआ है? वो मेवाड़ शैली में बना हुआ है। एक ढोला मारू चित्र है जो मेवाड़ शैली में बना हुआ है, लेकिन वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। वो इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुआ कि वो थोड़ा सा अधूरा चित्र है। ठीक है, ये कहां से प्राप्त हुआ? मेवाड़ से। याद रखेंगे इसको। साहबदीन ने चित्रित किया था। इसको किसने चित्रित किया था? साहबदीन ने। मेवाड़ में भी एक ढोला मारू चित्र बना हुआ है जिसको साहबदीन ने चित्रित किया था। इससे संबंधित क्वेश्चन, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एक सेकेंड। देखो ढोला मारू चित्र है जो, आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ढोला मारू चित्र एक मेवाड़ शैली में भी बना हुआ है जो साहबदीन द्वारा चित्रित है। इस चित्र को दो खंडों में बनाया गया है, दो खंडों में विभाजित किया गया है। मेवाड़ का ही चित्र है। वो पहले जो चित्र पढ़ा था अपन ने ढोला मारू, वो मारवाड़ का चित्र था, उसको नसरुद्दीन ने चित्रित किया था। ठीक है, उसको नसरुद्दीन ने चित्रित किया था। लेकिन ये जो चित्र है इसको साहबदीन ने चित्र किया है। ये दो खंडों में विभाजित है। एक खंड में ढोला और मारू को एक लाल कपड़े पर बैठे हुए चित्रित किया गया है, एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बैठे हुए चित्रित किया गया है। और एक खंड में ढोला और मारू को ऊंट के पास खड़े होकर कुछ बातें करते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, दो है, एक तो बैठे हुए और एक ऊंट के समीप खड़े होकर बात करते हुए। ये दो खंडों में विभाजित एक चित्र और है जो मेवाड़ शैली में चित्रित है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में कंफ्यूज ये होगा आपको कि ढोला मारू पूछा है तो वो मेवाड़ का पूछा है, मारवाड़ का पूछा है। अब ये तो कंफ्यूज हो गई। तो आप क्या करेंगे? आप जब भी ढोला मारू चित्र के बारे में पूछा जाए, जोधपुर मारवाड़ करेंगे ही करेंगे। इसकी अगर व्याख्या पूछी जाती है, भाई व्याख्या कीजिए और एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप लास्ट की दो लाइनों में ये भी लिख देंगे कि साहबदीन द्वारा चित्रित ढोला मारू मेवाड़ शैली का एक सुप्रसिद्ध चित्र और है जिसे दो खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें ढोला और मारू को एक लाल तंबू के नीचे या लाल कपड़े पर बैठे हुए चित्रित किया गया है, और एक को एक खंड में ऊंट के समीप खड़े होकर कुछ वार्तालाप करते हुए चित्रित किया गया है। अगर व्याख्या पूछे तो, अगर व्याख्या नहीं पूछता, शॉर्ट में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, कोई सा भी एग्जाम में कहीं भी कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ढोला मारू चित्र कहाँ का है, तो आपको लिखना है मारवाड़ शैली का, जोधपुर शैली का। और अगर ढोला मारू चित्र किसने चित्रित किया? नसीरुद्दीन ने। साफ स्पष्ट लिखना है आपको, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। अगर इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा मेवाड़ में चित्रित ढोला मारू चित्र को किसने चित्रित किया था? मेवाड़ नामकरण जरूर होगा इसका, याद रखना। इसलिए आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपके, क्योंकि ये ढोला मारू चित्र मेवाड़ में चित्रित है, साहबदीन ने चित्रित किया था और दो खंडों में विभाजित है। अगर इसके बारे में कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो पूछा जाएगा मेवाड़ शैली में चित्रित ढोला मारू चित्र कितने खंडों में विभाजित है, या फिर मेवाड़ शैली में चित्रित चित्र ढोला मारू को किसने चित्रित किया था, तो वो आ जाएगा साहबदीन ने। याद रखेंगे इसको। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है? ढोला मारू चित्र की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखो ढोला मारू चित्र में ढोला को कलंगीदार पगड़ी पहने चित्रित किया है। ढोला को कलंगीदार पगड़ी पहने चित्रित किया है। वह अस्त्र शस्त्र धारण कर रखा है। कलंगीदार पगड़ी के साथ साथ उसने क्या कर रखा है? अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, अर्थात वो कोई राजा या राजकुमार था। ठीक है, तो कलंगीदार पगड़ी का मतलब तुर्रेदार पगड़ी, जिसके ऊपर ऐसे तुर्रेदार होता है, जो कलंगीदार पगड़ी, ठीक है, वो पहन रखा है। दूसरी है इसकी, मारू को पीला लहंगा और बैंगनी चुन्नी, पीला लहंगा और बैंगनी चुनरी इसमें अंकित किया गया है। ठीक है, पीला लहंगा बनाया गया है और बैंगनी चुनरी बनाई गई है। ये इसकी दो विशेषताएं अपन ने पढ़ी है।
ये याद रखेंगे, कलंगीदार पगड़ी व अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, और जो मारू है उसको पीला लहंगा और बैंगनी चुनरी पहने दिखाया है, जो पारदर्शी है, पारदर्शी वस्त्र हैं ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट चित्र पढ़ते हैं अपन, गोधूली बेला। अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं 2 चित्र, याद रखना अपन ने 2 चित्र पढ़े हैं, एक पढ़ा है ढोला मारू, एक पढ़ा है अपन ने बनी ठनी। बनी ठनी चित्र था वो था किशनगढ़ शैली का, और ढोला मारू चित्र जो है वो था मारवाड़ जोधपुर शैली का। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन गोधूली बेला। गोधूली बेला, बेला, गोधूली बेला, इसको पढ़ते हैं अपन। ये क्या है देखिए, इसमें देखो, इसकी एक बार कहानी जल्दी से अपन रिपीट कर लेते हैं, कहानी क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, गोधूली बेला होता है, एक्चुअल में कोई बता सकता है कि आप में से गोधूली क्या होता है? गोधूली एक्चुअल में गोधूली बेला उसी को कहते हैं जिस समय गायों का घर लौटने का समय होता है। एक्चुअल में इसको वो भी कहते हैं कि गायों का दूध निकालने का समय भी कहा जा सकता है इसको, शाम का समय, गायों के दूध निकालने का शाम का समय। अर्थात जब पहले क्या होता था, पहले गाय, जितनी भी गायें होती थी उनको बाहर छोड़ दिया जाता था खाने के लिए, ठीक है, घास फूस खाने के लिए उनको छोड़ दिया जाता था। ऑटोमेटिक गाय क्या होती थी, शाम को वापस घर लौट आती थी। ठीक है, तो ये जो शाम को वापस घर लौटने का समय होता है गाय का, उसको गोधूली बेला कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, गोधूली का मतलब होता है, गोधूली मतलब मारवाड़ी शब्द है ये, और मारवाड़ी शब्द से इसका अर्थ निकलता है कि गाय के पैर से उड़ने वाली धूल, गाय के पैर से जो उड़ने वाली धूल, और वो धूल उड़ के पूरे आसमान में से जमा सी हो जाती है। शाम का समय होता है, शाम के समय में जब गाय घर लौटती है तो उनके पैरों से जो धूल मिट्टी उड़ती है, उससे जो आसमान में जमा हो जाती है मिट्टी, उसको गोधूली बेला कहा जाता है। ठीक है, ये 2 अर्थ सेम ही है दोनों, लौटने का समय ही है, गायों का लौटने का समय ही। तो इस चित्र में, गोधूली बेला चित्र में, श्री कृष्ण और उसके सखाओं अर्थात मित्रों, जो श्री कृष्ण थे वो अपने मित्रों के साथ गायों को वापस घर लेकर आ रहे हैं। उस वापस घर लेकर आने के समय को चित्रित किया गया है, जिसमें कृष्ण और बाकी उसके मित्र सब आगे आगे, गायों के आगे आगे चल रहे हैं। दूसरी बात, जो आसपास में जो मकान बने हुए हैं उनके झरोकों से, खिड़की जो होती थी पहले झरोके, उन झरोकों से उनकी जो माताएं हैं, जो बच्चे गायों को चराकर, गायों को जो घास फूस खिलाकर वापस लेकर आ रहे हैं, उसके बाद में जब वो घर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां बने घरों के झरोकों से उनकी माताएं और बहनें उनको देखकर मुस्कुरा रही हैं, और बच्चे भी उनको देखकर उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और बिल्कुल गायों के पैरों से मिट्टी उड़कर बिल्कुल पूरे आसमान में जमा हो रही है। ऐसा कुछ चित्र चित्रित किया गया है। बहुत अच्छा चित्र है गोधूली बेला का। ठीक है, और देखो इसको चित्रित किसने किया था? चित्रकार चोखा, नाम था उसका चोखा। ठीक है, तो उसने, चोखा ने चित्रित किया था इसको, और गोधूली बेला का समय को चित्रित किया गया है जिसमें श्री कृष्ण को वापस गाय घर लेकर आते हुए को दर्शाया गया है, जिसमें बहुत मिट्टी सी उड़ती हुई दिखाई गई है। देखो इसको पढ़ते हैं, अब इसको आगे पढ़ते हैं। यह मेवाड़ शैली का चित्र है। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली, अर्थात उदयपुर। इसके बारे में ज्यादातर मेवाड़ी पूछा जाता है, उदयपुर बहुत कम पूछा जाता है। उदयपुर बहुत कम पूछा जाता है, मेवाड़ी पूछा जाता है ज्यादा, इसलिए अपन ने उदयपुर को कोष्टक में डाल दिया है। ठीक है, इसको चित्रित किया था चित्रकार चोखा ने। चोखा ने इसे चित्रित किया था, चोखा ने इसे चित्रित किया। ठीक है, इसके बाद में इसको देखो, 1813 में महाराणा भीम सिंह के समय मेवाड़ में बना था। 1813 ईस्वी में बना था ये, 1813 ईस्वी में बना था। किसके समय? महाराणा भीम के समय, भीम के समय। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, किसके समय बना था? महाराणा भीम सिंह के समय में ये चित्र बना था। कहाँ? मेवाड़ में। चित्र में गोधूली बेला को दिखाया गया है, अर्थात शाम के समय को जब गायें घर लौट रही है उसको दिखाया गया है। चित्र में बाल कृष्ण
अपनी सखाओं के साथ बाल कृष्ण, चित्र में बाल कृष्ण मतलब छोटे कृष्ण, बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ, किसके साथ, मित्रों के साथ आ रहे हैं, जिसमें झरोकों से उनकी माता और उनकी बहनें उनको देखकर मुस्कुरा रही हैं, ठीक है, और वो भी उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये चित्र है पूरा। इसकी अपन और बाकी एक दो बात अपन कल पढ़ेंगे। इससे पहले आज अपन ने ढोला मारू की 2 चित्र कंप्लीट कर लिए हैं, उनको आप अच्छे से याद करेंगे। उसमें कोई समस्या है तो पूछ लो, क्योंकि अपना समय पूरा हो चुका है। उसमें कोई समस्या है, यहाँ तक किसी को समस्या है तो आप पूछ सकते हो।